नमस्कार। आज हम आइग्नो के एक बेहद अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, DECE-4 प्रोजेक्ट। ये वो पड़ाव है जहां आप जानते हैं कई सवाल उठते हैं, थोड़ी घबराहट भी होती है, लेकिन ये आपके कोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक असाइनमेंट की तरह देखना, वो शायद इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। ये असल में आपके सीखे हुए ज्ञान को ज़मीनी हकीकत में उतारने का, मतलब व्यवहारिक अनुभव हासिल करने का एक दस्तावेज है। सही बात है। तो आज हम इसी सफर को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया, मतलब तैयारी से लेकर जमा करने तक, हर बारीक पहलू को समझने में मदद करती है। हमारा मकसद है इस जानकारी को ऐसे पेश करना कि पूरी प्रक्रिया एक तरह से आईने की तरह साफ हो जाए। ते कैसे करना है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें, ताकि ये सिर्फ एक जरूरत न लगे बल्कि सीखने का एक मौका बन जाए। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक तैयारी से। फाइल कैसी होनी चाहिए, कौन से कागजात जरूरी हैं? हाँ, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होती ना। सुनने में आता है कि फाइल को लेकर भी कुछ नियम हैं। जी हाँ, और ये जरूरी भी है। आपको गत्ते यानी कार्डबोर्ड की फाइल ही इस्तेमाल करनी है, वो जरूरी है। प्लास्टिक की फाइलें मतलब स्वीकार नहीं की जाती, वो नहीं चलेंगी। और हाँ, फाइल के ऊपर एक कवर पेज जरूर लगाएं जिसमें आपकी सारी जानकारी, नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, DECE-4 वगैरह वो सब साफ साफ लिखी हो। ये वैसा ही है जैसा आप बाकी असाइनमेंट्स के लिए करते हैं। अच्छा, और फाइल के अंदर क्या क्या लगाना होता है, ये लिस्ट अक्सर थोड़ी कंफ्यूज करती है लोगों को। चलिए इसे सरल बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने इग्नू पहचान पत्र, जो ID कार्ड है, उसकी एक साफ फोटोकॉपी लगाइए। दूसरा एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, आपकी परीक्षा फॉर्म शुल्क रसीद। देखिए, जब आप अपने टर्म एंड एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उसी समय DECE-4 प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये का शुल्क भी जमा होता है। उस भुगतान की रसीद की कॉपी फाइल में लगानी अनिवार्य है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए शुल्क भर दिया है। अच्छा, ये तो हुई मतलब हमारी तरफ की बातें। गाइड की भी भूमिका होती है इसमें ना? गाइड कौन बन सकता है और उनके कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? हाँ, गाइड के लिए योग्यता निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ETT मतलब एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग या NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, JBT या DLED जैसा डिप्लोमा है, वो आपका गाइड बन सकता है। आपको उनके उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी अपनी फाइल में लगानी होगी, उनकी योग्यता के प्रमाण के तौर पर। और वो कुछ खास फॉर्म्स होते हैं जिन्हें संगलनक या एनेक्शर्स कहते हैं, उनका भी जिक्र आता है काफी। जी, ये क्या है और कौन से वाले लगाने हैं? जी, अनेक्शर्स दरअसल कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हैं जो इग्नो नहीं दिए हैं। आपको कुछ संशोधित मतलब रिवाइज्ड अनेक्शर्स लगाने होंगे, जैसे 1A और 1B हैं, और साथ ही अनेक्शर 7A लगाना होगा। इनकी जो सटीक फॉर्मेट है वो आपको इग्नो की वेबसाइट या स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। अच्छा, हमारी सलाह है कि इनके नंबर और फॉर्मेट के लिए आप शो नोट्स जरूर देख लें, ताकि कोई गलती ना हो जाए। एक अनेक्शर 3 का भी जिक्र था शायद, जिसमें अंक दिए जाते हैं। हाँ, अनेक्शर 3 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपके गाइड आपके काम का मूल्यांकन करके अंक देते हैं, जिसका कुल वेटेज आप समझिए 30% होता है। इस पर गाइड और स्कूल के प्रिंसिपल या हेड दोनों के हस्ताक्षर और मुहर होती है। ये दस्तावेज आपकी मेहनत और गाइड के निरीक्षण का एक तरह से प्रमाण है। बाकी 70% अंक तो इग्नो के परीक्षक प्रोजेक्ट जांचने के बाद देते हैं। ठीक है, तो सब दस्तावेज तैयार, फाइल बन गई। अब इसे भेजना कहाँ है? क्या रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर? ये बड़ा सवाल है। हाँ, और यही वो आम सवाल है जहां गलती हो सकती है। देखिए, DECE-4 प्रोजेक्ट आपके रीजनल या स्टडी सेंटर पर जमा नहीं होता। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही जगह भेजा जाता है, आइग्नो मुख्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। वहाँ स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन में। SED ही वो विभाग है जो सभी छात्रों के प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करता है। पूरा पता आपको हमारे शो नोट्स में मिल जाएगा। भेजने के लिए लिफाफा कैसा हो, कोई खास तरह का? और कैसे भेजें ताकि ये सुरक्षित पहुंचे? लिफाफा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, जैसे वो प्लास्टिक लाइनिंग वाले पोस्टर लिफाफे आते हैं ना, ताकि रास्ते में फटे नहीं। इस पर भेजने वाले यानी आपका नाम, पता, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, और पाने वाले SED आइग्नो का पूरा पता एकदम साफ साफ लिखें। और इसे रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट या किसी भरोसेमंद कुरियर से ही भेजें। और भेजने के बाद क्या करें? बस भूल जाएं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भेजने के बाद ट्रैकिंग नंबर से लगातार ट्रैक करें। जब डिलीवरी कंफर्म हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट अपने पास सबूत के तौर पर जरूर रखें। और सबसे जरूरी सलाह, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें। अगर दिसंबर में परीक्षा देनी है तो कोशिश करें अक्टूबर अंत तक भेज दें। समय से भेजने पर आप बेवजह की चिंता से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई तैयारी और भेजने की पूरी प्रक्रिया। अब आते हैं प्रोजेक्ट के दिल पर। इसके जो 3 चरण हैं। पहला चरण यानी फेज 1, इसमें क्या करना होता है और इसे सिर्फ 5 दिन क्यों दिए गए हैं? पहला चरण 5 दिनों का है और ये पूरी तरह से अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन पर केंद्रित है। इसका मकसद है कि आप स्कूल के माहौल, बच्चों और सबसे जरूरी शिक्षक के पढ़ाने के तरीकों को बिना किसी दखल के बस समझें। इन 5 दिनों में आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक दर्शक और विश्लेषक बनना है। सिर्फ देखना है या कुछ खास तरीके से नोट्स भी बनाने हैं? वो टी फॉर्मेट का जिक्र आता है कहीं। हाँ, सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे शैक्षणिक नजरिए से समझना जरूरी है। नोट्स बनाने का एक तरीका है, पहले तो समय के अनुसार लिखें कि कब क्या हुआ। जैसे 8:15 बजे प्रार्थना हुई, 8:30 बजे कहानी सुनाई। फिर अवलोकन और विश्लेषण के लिए टी फॉर्मेट इस्तेमाल करें। एक तरफ लिखें क्या देखा, ये हुआ अवलोकन, और दूसरी तरफ इसका शैक्षणिक महत्व क्या है, ये हुआ विश्लेषण। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को छोटे समूहों में बांटा, तो विश्लेषण में आप लिख सकती हैं कि इससे सहयोगात्मक शिक्षा मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। ये टी फॉर्मेट आपको सतही अवलोकन से आगे जाकर गहराई में सोचने में मदद करता है। अच्छा, क्या इस चरण में वीडियो भी बनानी है और चित्र वगैरह? नहीं, पहले चरण में कोई वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन हाँ, चित्र जरूर लगाएं, ये अच्छा रहता है। आप बच्चों की गतिविधियों की, क्लासरूम की सजावट की तस्वीरें ले सकते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाले सस्ते एजुकेशनल पिक्चर चार्ट्स होते हैं ना, अक्षर, फल, जानवर वाले, उनसे संबंधित चित्र काटकर लगा सकते हैं। ये आपके अवलोकन को ठोस बनाते हैं। और हाँ, हर दिन के अंत में एक निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन लिखना न भूलें, जिसमें पूरे दिन के अवलोकन और विश्लेषण का सार हो। तो ये 5 दिन एक तरह से जमीन तैयार करने जैसे हो गए। अब दूसरे चरण फेज 2 पर आते हैं, जो कि 20 दिन का है और इसमें 30 गतिविधियां करानी है। ये कैसे बटा हुआ है? काफी काम लगता है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। पहला चरण नींव है, दूसरा चरण 20 दिनों का है और इसमें आपको सक्रिय भूमिका निभानी है। इसका ढांचा इस तरह है, पहले 10 दिन रोजाना 1 गतिविधि और अगले 10 दिन रोजाना 2 गतिविधियां। तो इस तरह कुल 30 गतिविधियां पूरी होती हैं। और हर गतिविधि की रिपोर्ट भी लिखनी होगी। उसमें क्या खास होना चाहिए? बस ये लिख दें कि क्या किया? से जुड़ी है, जैसे स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फिर गतिविधि का नाम, उसका स्पष्ट लक्ष्य क्या है, बच्चों में क्या कौशल विकसित करना है, जरूरी सामग्री क्या लगी, गतिविधि कराने की पूरी प्रक्रिया मतलब कंटेंट या प्रोसीजर, और सबसे महत्वपूर्ण आपका विश्लेषण, यानी गतिविधि कैसी रही, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी, क्या चुनौतियां आईं और आपने क्या सीखा। ये विश्लेषण वाला हिस्सा दिखाता है कि आप सिर्फ गतिविधि करा नहीं रहे, बल्कि उसके प्रभाव को समझ भी रहे हैं। आपने विकास के क्षेत्र या डोमेन की बात की। स्रोत में इस पर काफी जोर दिया गया है कि इनका क्रम सही होना चाहिए। इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। IGNO की प्रैक्टिकल मैनुअल में बच्चों के विकास के अलग अलग क्षेत्रों मतलब डोमेन्स का एक निश्चित क्रम दिया गया है, जैसे ग्रोस मोटर, फिर फाइन मोटर, फिर लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल वगैरह। आपको चरण 2 की जो 30 गतिविधियां हैं वो ठीक उसी क्रम में करानी और लिखनी है जो मैनुअल में दिया गया। समझ गया। तो क्रम का ध्यान रखना अनिवार्य है। और वीडियो का क्या? हाँ, दूसरे चरण की सभी 30 गतिविधियों की 5-5 मिनट की वीडियो बनानी है। आपको हर गतिविधि को कराते हुए रिकॉर्ड करना है। चित्र तो लगानी है, वीडियो भी अनिवार्य है इस चरण में। ठीक है। अब तीसरा और अंतिम चरण फेज 3, ये 5 दिन का है और इसमें 15 गतिविधियां हैं। इसमें क्या अलग है दूसरे चरण से? तीसरा चरण थोड़ा और जटिल है, या कह सकते हैं ज्यादा इंटीग्रेटेड है। ये 5 दिन का है और इसमें कुल 15 गतिविधियां करानी है। इसमें खास बात यह है कि आपको हर दिन के लिए पहले एक पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम या दिन की योजना बनानी होगी।
आप चाहें तो इसे किसी थीम पर आधारित रख सकते हैं, जैसे पानी या त्योहार, या फिर मिश्रित गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। यानी रोज 3 गतिविधियां। हाँ, प्रतिदिन 3 गतिविधियां करानी होती हैं। मैनुअल में शायद 4 का विकल्प भी दिया हो, लेकिन 3 पर्याप्त मानी जाती हैं। और हर गतिविधि की अलग रिपोर्ट उसी तरह लिखनी है जैसे दूसरे चरण में लिखी थी। डोमेन, लक्ष्य, सामग्री, प्रक्रिया और विश्लेषण, सब कुछ। और दिन के अंत में कुछ खास? हाँ, तीनों गतिविधियों की रिपोर्ट के बाद आपको उस दिन की एक समग्र रिपोर्ट, मतलब जनरल रिपोर्ट लिखनी होती है। इसमें आप पूरे दिन के अपने शिक्षण, बच्चों की भागीदारी और सीखने का मूल्यांकन करते हैं। ये एक तरह से पूरे दिन का निचोड़ होता है कि दिन कैसा रहा। और तीसरे चरण में भी वीडियो बनानी है? जी हाँ, तीसरे चरण की भी सभी 15 गतिविधियों की 5-5 मिनट की वीडियो बनानी होती हैं। तो कुल मिलाकर दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर 30 + 15 = 45 वीडियोस हो जाती हैं। 45 वीडियोस? अरे बाप रे, ये संख्या सुनकर ही कई लोग परेशान हो जाते होंगे। हर वीडियो 5 मिनट की, इन्हें दिखाना कैसे है? कोई पेन ड्राइव वगैरह में डालकर देना है? नहीं, पेन ड्राइव नहीं। आपको इन वीडियोस को या तो अपना एक YouTube चैनल बनाकर उस पर अपलोड करना होगा। आप चाहें तो इसे अनलिस्टेड रख सकते हैं ताकि सिर्फ लिंक वाले ही देख सकें, या फिर Google ड्राइव पर अपलोड करना होगा। फिर इन सभी 45 वीडियोस के चालू लिंक्स, मतलब वर्किंग लिंक्स की एक लिस्ट बनाकर एक पेज पर प्रिंट करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लगानी होगी। परीक्षक इन्हीं लिंक्स पर क्लिक करके आपकी वीडियो देखेंगे। वीडियो की क्वालिटी को लेकर भी बहुत चिंता रहती है लोगों में। क्या बहुत प्रोफेशनल दिखना जरूरी है? कोई महंगा कैमरा, एडिटिंग वगैरह? बिल्कुल नहीं। IGNO ये समझता है कि सभी के पास प्रोफेशनल साधन नहीं होते। मुख्य जरूरत ये है कि वीडियो में आप यानी छात्र शिक्षक गतिविधि कराते हुए स्पष्ट दिखें और आपकी आवाज साफ सुनाई दे, भले ही आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़े। किसी खास माइक या कैमरे की जरूरत नहीं। आजकल के फोन कैमरे काफी अच्छे होते हैं। और भाषा, वीडियो हिंदी, अंग्रेजी या बच्चों की स्थानीय भाषा जिसमें भी आप सहज हों और बच्चे समझे, उसमें बना सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वीडियो बनाना वाकई मुश्किल हो जाता है। स्कूल अनुमति नहीं देता या कोई और दिक्कत। हाँ, क्या ऐसे में कोई रास्ता है? स्रोत में जुगाड़ जैसा कुछ जिक्र था। हाँ, स्रोत में ये बताया गया था कि अगर किसी छात्र के लिए वीडियो बनाना किसी विशेष परिस्थिति के कारण वाकई संभव न हो, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था या समाधान, जिसे अनौपचारिक रूप से जुगाड़ कहा गया, वो हो सकता है। लेकिन चलिए, अब प्रोजेक्ट लिखने और उसकी प्रस्तुति पर थोड़ी बात करते हैं। पेन, कागज, लिखावट, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं क्या? प्रस्तुति निश्चित रूप से मायने रखती है। सुझाव तो यही है कि हेडिंग्स के लिए काले पेन और बाकी लिखने के लिए नीले पेन का इस्तेमाल करें। कागज के लिए A4 साइज का सफेद कागज सबसे अच्छा रहता है, चाहे वो लाइन वाला हो या प्लेन। रंगीन कागजों से बचें, उन पर लिखावट और चित्र उतने साफ नहीं दिखते। हर पेज पर पेज नंबर जरूर डालें, ये बहुत जरूरी है। लिखावट साफ सुथरी हो ताकि परीक्षक आसानी से पढ़ सकें। एक तरफ लिखें या दोनों तरफ, यह आपकी मर्जी है, इसमें कोई नियम नहीं है। चित्रों और ड्राइंग्स के महत्व पर आपने पहले भी जोर दिया था, ये इतने जरूरी क्यों है? हाँ, देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये आपके व्यवहारिक काम का सबूत है। चित्र, ड्राइंग्स, बच्चों द्वारा बनाए गए वर्कशीट्स के नमूने, ये सब आपके प्रोजेक्ट को जीवंत बनाते हैं। इनसे पता चलता है कि आपने वास्तव में काम किया है और बच्चों को शामिल किया है। वो जो बाजार में मिलने वाले सस्ते पिक्चर चार्ट्स हैं ना, उन्हें काट कर इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। अगर संभव हो तो गतिविधि कराते हुए बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें भी लगाएं। ये छोटे छोटे प्रयास आपके अंकों पर बड़ा असर डाल सकते हैं, सच में। बहुत खूब। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो छात्रों को भारी पड़ सकती हैं, जिनसे प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। पहली बड़ी गलती क्या हो सकती है? जैसा हमने पहले भी बात की थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, चरण 2 में डोमेन का गलत क्रम। ये एक बुनियादी गलती है और ये दिखाती है कि छात्र ने मैनुअल को ध्यान से नहीं पढ़ा या समझा ही नहीं। परीक्षक इसे गंभीरता से लेते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट के तार्किक ढांचे को बिगाड़ देता है।